Hello friends, how are you all? Hope you all are good and healthy. 12th क्लास के अंदर हम हमारा चैप्टर कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि रिलेशन क्या होता है. आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन क्या होता है और रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है. आप देखते ही कैसे बता सकते हैं कि कौन सा आपका रिलेशन है और कौन सा आपका फंक्शन है. जैसे रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन की क्या डेफिनेशन है. डेफिनेशन एक बार रिकॉल करा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी, कि रिलेशन में क्या होता है. कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, अगर रिलेशन हमारा ए से बी जा रहा है तो रिलेशन हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होता है. ठीक है, जिसके एलिमेंट्स का अगर दो एलिमेंट हम लें ऑर्डर पेयर के अंदर से, ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं ऑर्डर पेयर, जिसका एक्स के साथ एक्स का वाई के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. अब आ जाती है बात फंक्शन की. फंक्शंस भी होंगे, इसके अंदर भी एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर से ही एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, अगर फंक्शन हमारा ए से बी डिफाइन हो रहा है, लेकिन वो कुछ रूल फॉलो करेगा. वो प्रॉपर रूल क्या होगा वो देखते हैं. चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर. देखिए क्या है फंक्शन, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, हर एक चीज़ आपकी क्लियर होएगी कि रिलेशन और फंक्शन कैसे दोनों अलग अलग. ठीक है, लेट एक्स एंड वाई be two non-empty set a function, और मैपिंग भी बोल देते हैं इसको और मैप भी बोल देते हैं. फंक्शन को मैपिंग भी बोल देते हैं, मैप भी बोल देते हैं. फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, कैसे लिख सकते हैं इसको, अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज अ रूल. ये कोई भी रूल है, इज अ रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट. ये यहाँ पे वर्ड देखिए, यूनिक एलिमेंट, टू अ यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई. क्या कह रहा है देखना डेफिनेशन एक बार, कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं आपके, तो अब फंक्शन क्या होगा, या मैपिंग जिसको बोल देते हैं एक्स टू वाई, वो क्या कोई ना कोई रूल फॉलो कर रहा है. क्या रूल फॉलो कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. कि जैसे रिलेशन के अंदर कोई रूल था ना हमारा, क्या रूल था वो, कि हैज़ इट्स क्यूब एज, हैज़ इट्स स्क्वायर एज. ठीक है, तो कोई ना कोई रूल होगा उसके अंदर, कुछ ना कुछ डेफिनेशंस दी होगी. और विच एसोसिएट, जो रूल क्या करता है, एसोसिएट ईच एलिमेंट, एक्स के हर एक एलिमेंट को. ये जो डोमेन है हमारी, जिसको हम नॉर्मली डोमेन बोलते हैं, डोमेन के अंदर से जितने भी एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट को वाई के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करता है. रिलेशन में तो क्या था सिर्फ कि एक्स का एलिमेंट वाई के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, उसमें ये नहीं था कि यूनिक होना चाहिए. इसमें क्या है, यूनिक होना चाहिए. एक एलिमेंट सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए. ये नहीं है कि आपने यहाँ से एक एलिमेंट उठा लिया और उसकी दो एलिमेंट के साथ आपने एसोसिएट कर दिया. जी नहीं, आपको एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है. एक्स के एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है, तभी वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा. तभी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा. ठीक है, और ये इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखिए एक बार बता देती हूँ मैं फंक्शन की थोड़ा सा. देखिए 1 2 3 4, मान लीजिए ये है ए बी सी डी, ये नॉर्मली फंक्शन. फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं और कौन कौन से नहीं हो सकते. इसके भी बहुत सारे एग्जांपल. देखिए 1 मान लीजिए एसोसिएट कर रहा है किसके साथ, बी के साथ. 2 मान लीजिए किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ए के साथ. 3 डी के साथ, और 4 किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, हमारा सी के साथ एसोसिएट कर रहा है. ठीक है, तो जो एलिमेंट हमारे वाई से आ रहे हैं, और किसके साथ एसोसिएट है, हमारे एक्स के साथ एसोसिएट. तो जो वाई के एलिमेंट हैं और जो एसोसिएट हैं, जो जुड़े हुए हैं एक्स के एलिमेंट के साथ, इनको हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं इनको, इमेज बोलते हैं. द एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू वाई टू विच x बिलोंग्स टू x इज एसोसिएटेड, जिसके साथ हमारा x एसोसिएटेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, या एफ इमेज भी बोल देते हैं इसको.
एफ इमेज बोल दो या इमेज बोल दो, किसकी, एक्स की, क्योंकि हम एक्स की बात कर रहे हैं ना, स्मॉल एक्स, ये स्मॉल एक्स ही तो जुड़ा हुआ है हमारा, ये सारे के सारे क्या हैं, स्मॉल एक्स हैं। ये 1 एसोसिएट कर रहा है बी के साथ, तो 1 की इमेज क्या है, बी है, 2 की इमेज क्या है, ए है, 3 की इमेज क्या है, डी है, 4 की इमेज क्या है, सी है। तो ये हमारे जो x के साथ जो एसोसिएट होते हैं y के एलिमेंट, वो y के एलिमेंट हमारे क्या बन जाते हैं, इमेज बन जाते हैं, ठीक है। और जो x होगा, जो ये x होंगे, जो हमने नॉर्मली x लिखा था, x को हम क्या बोलेंगे, x इज द परी इमेज ऑफ y। मीन्स a की परी इमेज क्या है, 2, b की परी इमेज क्या है, 1, c की परी इमेज क्या है, 4, और d की परी इमेज क्या है हमारे पास, 3D की परी इमेज। ठीक है फ्रेंड्स, ओके चलिए। और जब हम इन इमेजेस को कलेक्ट करके एक सेट बना देते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है, रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्या बन जाती है हमारी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। मीन रेंज के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जिसकी कोई ना कोई परी इमेज होगी। आई बात समझ, क्यों, क्योंकि परी इमेज तो उन्हीं की होगी ना जो x के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि x एलिमेंट उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि रेंज के अंदर क्या आया हमारे पास, क्या आया, द सेट फॉर्म्ड बाय इमेजेस भी बोल देते हैं इसको, और एफ इमेजेस भी बोल देते हैं, इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। जो x के एलिमेंट से जो इमेज बनेगी, जो इनसे, ये x के एलिमेंट है, इनसे जो इमेज बनेगी, 1 की इमेज b, 2 की इमेज a, 3 की इमेज d, 4 की इमेज c, ये जो एलिमेंट बने हैं इन सब का मैंने क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो ये आपका क्या होगा फ्रेंड्स, रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या होगा आपका, रेंज ऑफ द फंक्शन होगा, ठीक है। और डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, जिस पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, किस पे डिफाइंड है फंक्शन हमारा, x पे, x से वैल्यू उठा रहे हैं हम, तो x को हम क्या बोलेंगे, डोमेन, और कैपिटल Y हमारा क्या होगा, कोडोमेन, जिसके साथ हमारे एलिमेंट्स के जहाँ से जहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमेन। यहाँ तक हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और डिफाइन उठा कहाँ से रहे हैं एलिमेंट, हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कुछ और ऐड ऑन कर देते हैं। चलिए एक दो और एग्जांपल और लेते हैं इसका, ठीक है। हमें पता चलेगा कि कौन कौन से फंक्शन है और कौन कौन से फंक्शन नहीं है। क्लियर हुई फंक्शन की डेफिनेशन कि x का हर एक एलिमेंट y के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। यूनिक एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। देखना मैं कैसे कैसे एग्जाम्पल देती हूँ आपको, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ठीक है। इससे आपको रेंज, डोमेन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, ठीक है। इमेज किसको बोल देते हैं, परी इमेज किसको बोल देते हैं। मान लीजिए ये फंक्शन है आपके पास, फंक्शन है कोई भी, कैसे डिफाइंड है, f1 दिया हुआ है आपके पास 2, f2 दिया हुआ है आपके पास 4, और f3 दिया हुआ है आपके पास 6, और f कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, x से y तक, जहाँ पे x आपको सेट दिया हुआ है 1 2 3, और y आपको सेट दिया हुआ है 2 3 4 5 6, ये सेट आपको दिया हुआ है। ये बताना है क्या ये आपका फंक्शन है, और है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए x टू y ऐसे जा रहे हैं, हमारे x में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5 6। अब देखिए f ऑफ 1 मतलब f इमेज ऑफ 1 बोला था ना हमने, f इमेज को हम कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे इमेजेस को आप कैसे भी लिख सकते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि x की इमेज, x के ऊपर फंक्शन लग गया f, तो यानी कि f इमेज ऑफ x आपकी क्या है, y है, और y कहाँ से आ रहा है आपका, कैपिटल Y के अंदर से आ रहा है। तो इसलिए हमने इसको f ऑफ लगा देते हैं, उसका मतलब यही है कि f इमेज है उसकी, ठीक है, या इमेज जिसको बोल देते हैं। f ऑफ 1 की इमेज कितनी है, 2 की इमेज कितनी है, 4, 3 की इमेज कितनी है, 6। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने एक एलिमेंट उठाया, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको एक ही एलिमेंट मिला है, 2 एलिमेंट नहीं मिले, यूनिक मिला है।
यहाँ से आपने सेकेंड एलिमेंट उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको यूनिक एलिमेंट मिला है। थर्ड एलिमेंट उठाया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपको यूनिक एलिमेंट मिला है। तो यूनिक एलिमेंट मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका फंक्शन है। सो इट इज अ फंक्शन। और क्यों है, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ x belongs to x has a unique image in y belongs to y। या ये भी बोल सकते हैं कि each element of x belongs to x is associated to unique element y belongs to y। हुई चीज़ें क्लियर? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देख लेते हैं। मान लीजिए मेरा ऐसे कोई डिफाइन है, ये वही है, ये डोमेन है, ये रेंज, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। और इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2, 4 और 6। ठीक है, डोमेन क्या है x और कोडोमेन क्या है y, और इसकी रेंज क्या हो जाएगी 2, 4 और 6। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 x2y डिफाइन हो रहा है मेरा फंक्शन। अब मेरे पास क्या है, वैल्यू क्या है कि f(1) तो है मेरा 2 और f(3) है मेरा 5। f(1) है मेरा 2, f(3) है मेरा 5। अब आप यहाँ से कहोगे ये तो फंक्शन है मैम, क्योंकि यूनिक एलिमेंट की इमेज यूनिक जा रही है, हर एक एलिमेंट की इमेज यूनिक जा रही है, दो नहीं जा रही है। अब देखिए इसने क्या बोला, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x का हर एक एलिमेंट किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। अब 1 तो एसोसिएट हो रहा है 2 के साथ, 3 भी एसोसिएट हो रहा है 5 के साथ हो रहा है, लेकिन जो 2 है उसके कोरस्पॉन्डिंग तो आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिसके साथ वो एसोसिएट कर सके हम। डेफिनेशन तो क्या कहती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, x का हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए किसी न किसी यूनिक एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे तो 2 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन, इट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 बिलोंग्स टू x हैज़ नो इमेज, क्योंकि इसकी कोई इमेज ही नहीं मिल रही है। इमेज कहाँ से मिलेगी, y के अंदर से मिलेगी, जब एसोसिएट करेगा ये किसी न किसी y के साथ, और उस y को हम क्या बोल देंगे, इसकी इमेज। जब इसकी इमेज ही नहीं है, कहने का दूसरा मतलब ये है कि अगर x के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट भी हमें मिल जाए जिसकी कोई इमेज एग्जिस्ट ना करती हो, या फिर जो y के एलिमेंट के साथ रिलेट ना करता हो यूनिक एलिमेंट के साथ, तो वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। क्लियर हुई चीज़? तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, ये हमारा फंक्शन था। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं फंक्शन के, क्या क्या हो सकते हैं क्या क्या नहीं हो सकते हैं। देखिए इसी हम ये डोमेन और कोडोमेन यही लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा। अब ये है मेरे पास वही सेम कंसेप्ट, x1 to y चल रहा है, x to y चल रहा है, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6। ये 3 की इमेज गई 6, 2 की इमेज 4, 2 की इमेज 5, 1 की इमेज 2, 1 की इमेज 3। आप कहोगे मैम कि 1, 2, 3 यानी कि इसमें तो एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी कोई इमेज ना हो। 1 की इमेज आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है। डेफिनेशन क्या कहती है, x बिलोंग्स टू x हैज़ अ यूनिक इमेज, या फिर एसोसिएट होना चाहिए एक यूनिक एलिमेंट के साथ। लेकिन यहाँ देखिए तो 1 किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, 2 के साथ भी हो रहा है, 3 के साथ भी, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट नहीं हो रहा है। 2 4 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है, 5 के साथ भी एसोसिएट हो रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या समझे आप कि ये 2 एलिमेंट के साथ एसोसिएट हो रहा है, इसकी इमेज 2 आ गई हैं, लेकिन एसोसिएट एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इट मीन्स नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू x एंड 2 बिलोंग्स टू x हैज़ 2 इमेजेस, 2 इमेजेस इन y के अंदर कितनी इमेज मिल रही है, 2 एलिमेंट की 4 इमेज हमें मिल रही हैं। फर्स्ट एलिमेंट की भी 2 इमेज, सेकेंड एलिमेंट की भी, दोनों की कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस है दोनों की। कितनी इमेजेस है दोनों की, 2 इमेजेस है। हुआ क्लियर कंसेप्ट। एक और आ जाता है, एक अलग टाइप और आ जाती है, क्या आ जाती है कि कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे थे 3 टाइप में हम कर सकते हैं कि एक तो क्या होना चाहिए फंक्शन को होने के लिए, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या बोल सकते, इन सब चीज़ों से क्या हमारा कंक्लूजन निकल के आया कि डोमेन के अंदर एक तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो, तब वो फंक्शन होगा।
ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग को, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेरी वर्डिंग, ठीक है। जो मैं बोलती हूँ वो हर एक चीज़ का मायने होता है कि जो x के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उसकी कोई ना कोई इमेज तो होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये होगी, यानी कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। सेकंड थिंग, एक एलिमेंट की इमेज, यानी कि यहाँ से जो एलिमेंट उठाओगे उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। यहाँ से जो एलिमेंट उठाओगे उसकी इमेज यूनिक होनी चाहिए, वो यूनिक एलिमेंट पे जाना चाहिए, वो दो एलिमेंट के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके कुछ रिजल्ट्स बनते हैं, वो देखिए क्या है हमारे रिजल्ट्स, कि 2 और मोर एलिमेंट ऑफ x मे बी एसोसिएटेड विद द सेम एलिमेंट ऑफ y, कि कोई भी फंक्शन कब होगा, फंक्शन कब होगा हमारा, फंक्शन होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, कि ये भी हो सकता है x to y, ये हमारे फंक्शन होंगे, जो चीज़ें मैं बताती जाऊंगी, जैसे 1 2 3 4 a b c, ठीक है फ्रेंड। चलिए d मान लीजिए, यहाँ पे d भी मान लीजिए। अब आपने कहा कि 1 की इमेज 2 जा रही है, 2 की इमेज a जा रही है, 3 की इमेज b जा रही है, 4 की इमेज c जा रही है। फर्स्ट थिंग क्या चेक करनी है आपको, कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। है कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इमेज नहीं है? जी हाँ, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी इमेज नहीं है, हर एक की इमेज है। फिर आपको क्या चेक करनी है, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए। 1 की इमेज a है, यूनिक है, 1 की इमेज a है, यूनिक है। 2 की इमेज क्या है, a है, वो भी यूनिक है। यानी कि एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं जा रही, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती है। समझे चीज़, एक एलिमेंट की दो इमेज बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, क्योंकि डेफिनेशन पे जाइए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर एक एक्स के लिए यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए वाई में। अब 1 के लिए तो यूनिक है, 1 के लिए तो यूनिक है ना, ये 1 के लिए तो दो तो नहीं है, 2 के लिए भी यूनिक है, एक ही है 2 के लिए, 3 के लिए b है, 4 के लिए c है। तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। यानी कि क्या आप यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज 2 or more element of x may be associated to the same element of y, कहने का मतलब क्या है कि x के दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, या सेम एलिमेंट के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारी क्या आई, साथ में डोमेन रेंज भी कर लेते हैं, 1 2 3 4। रेंज क्या आई यहाँ से, a b c, और कोडोमेन क्या आई यहाँ से, कोडोमेन कितनी आई, a b c d, ये हमारी क्या होगी फ्रेंड्स, कोडोमेन होगी। क्या होगी हमारी, ये कोडोमेन होगी, ठीक है। अब देख नेक्स्ट देखिए, देयर में बी सेम एलिमेंट इन y विच आर नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। कहने का मतलब क्या है कि y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं, y के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट भी हो सकते हैं जिसकी कोई परिमेज एग्जिस्ट ना करती हो, जिसकी कोई परिमेज एग्जिस्ट। अब यहाँ पे देखिए d एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ एसोसिएट नहीं है x के एलिमेंट के साथ, तो ये भी आपका क्या है, फंक्शन है। इसलिए मैंने एक और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया था इसके अंदर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि y के अंदर एक ऐसा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है जिसकी कोई परिमेज ना हो, लेकिन x के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसकी इमेज ना हो। यानी कि x के अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, y के अंदर हमारा एक्स्ट्रा एलिमेंट बच सकता है। तो देयर में बी सम एलिमेंट इन y विच आर नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट ऑफ द, सेकेंड क्या कहता है, देयर में बी सम एलिमेंट, कि y के अंदर कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिसकी कोई परिमेज ना हो, या फिर विच आर नॉट असाइंड टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट x, जो x के किसी एलिमेंट के लिए असाइन नहीं किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो x के एलिमेंट की इमेज नहीं है, ऐसा भी एलिमेंट हो सकता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं हो सकता है। दो चीज़ें हुई क्लियर कि कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। अच्छा चलिए, ये दो चीज़ें थी
कि जिसके अंदर आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी कि क्या ये फंक्शन होगा, क्या ये नहीं होगा। तो 2 एलिमेंट की इमेज एक हो सकती है, फंक्शन होगा। यहाँ पे कोई एक ऐसा एलिमेंट छोड़ सकते हैं जिसकी कोई पर इमेज एग्जिस्ट ना करती, और कौन सा फंक्शन नहीं होगा? एक एलिमेंट की अगर 2 इमेज हो जाएंगी तो फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर डोमेन के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट छूट गया जिसकी कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। आई चीज़ें समझ में बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। बेसिक क्लियर होना चाहिए फ्रेंड, क्वेश्चन तो हम कभी भी कर लेंगे, है ना। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको ये नहीं पता होगा कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, तो फिर हम क्वेश्चन करते रहेंगे, उस चीज़ का फ़ायदा क्या है ना। आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है। चलिए अब 2 चीज़ें और आती हैं हमारे पास कि ये हमारा मान लीजिए एक f है, वो x to y जा रहा है हमारा, है ना। ये a b c 1 2 3, अब यहाँ से देखिए आप, ये मान लीजिए फंक्शन है हमारा, ठीक है। अब f ऑफ a कितना है यहाँ पे 1, f ऑफ b कितना है यहाँ पे 3, ध्यान से देखना। f ऑफ c कितना है यहाँ पे 2। अब यहाँ से देखें तो हम मतलब हमें क्या मिल रहा है, फॉर ऑल x belongs to x, for all x belongs to x, there exists a unique y belongs to y such that कि f of x आपका क्या आ रहा है, y आ रहा है। f of x आपका क्या आ रहा है, y आ रहा है। मतलब ये भी एक डेफिनेशन है फंक्शन की कि यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है, y क्या है, उसकी इमेज है। यही मतलब हुआ ना कि एसोसिएट कर रहा है y के साथ ये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि f ऑफ a की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। a की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। यानी कि आप किसी भी फंक्शन में a पुट करोगे, किसी भी फंक्शन में आप a पुट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझे चीज़ को। किसी भी फंक्शन में आप b पुट करोगे, कोई भी दिया हुआ है आपको, उसमें क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। नेक्स्ट किसी भी फंक्शन में आप c पुट करोगे, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी कि ये 1 2 3, ये 1 3 2 कब मिल रहे हैं आपको, जब आप कोई भी आपको रूल दिया हुआ है, कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए हैज़ इट्स क्यूब एज, उसके अंदर जब आप x की वैल्यू पुट करते जाओगे तब आपको y की वैल्यू मिलती जाएंगी। यानी कि ये क्या है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x के एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x के। लेकिन x का एलिमेंट तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स जो x के एलिमेंट होंगे वो हमारे क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यानी कि यहाँ से कहने का मतलब क्या है कि ये जो x है, x क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ये y तो डिपेंड कर रहा है। y कैसे मिलेगा, जब आप फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करोगे x, तब आपको y मिलेगा। y क्या हो गया, y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपकी y की वैल्यू मिलती जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, कर लोगे ये चीज़ें, ठीक है। अब कुछ अलजेब्रिक रूल्स हैं फंक्शन के। क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी 2 फंक्शन है आपके पास, सिंपली आपको ध्यान रखने, बस कुछ नहीं करना है। मान लीजिए एक फंक्शन है आपका x2r जा रहा है, दूसरा फंक्शन g है वो भी x2r जा रहा है। ये दोनों फंक्शन है हमारे, ठीक है। तो f प्लस जी भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा, और वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x2r तक जाएगा। ठीक है, f प्लस जी भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, वो भी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, x2r। और कैसे डिफाइन करेंगे इसको, ऐसे कर सकते हैं, f प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ऐसे ही अगर f और g 2 फंक्शन हैं तो f माइनस जी भी हमारा फंक्शन होगा, कहाँ से कहाँ तक होगा, x2r तक होगा। ऐसे डिफाइन करेंगे उसको, कैसे, f माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ये कुछ अलजेब्रिक जो रूल होते हैं हमारे, ठीक है, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट f इंटू जी भी हमारा फंक्शन होगा, और कैसे डिफाइन होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। f बाय जी कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स बाय जी एक्स। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, कर लेंगे यहाँ तक, ओके। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि f बाय जी, इन तीनों की अब डोमेन की बात कर लेते हैं। f प्लस जी, एफ माइनस जी और f इंटू जी की डोमेन क्या होगी,
जो एफ और जी की डोमेन का इंटरसेक्शन, जो एफ की डोमेन होगी और जो जी की डोमेन होगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे हम, तो वहाँ से हमें किसकी डोमेन मिल जाएगी, एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की और एफ इंटू जी की। लेकिन एफ बाई जी की डोमेन में क्या नहीं आएगा, ये ज़ीरो नहीं आएगा, जहाँ पे ये जी एक्स ज़ीरो हो जाएगा वो हमारा डोमेन के अंदर नहीं आएगा। यानी कि एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी की डोमेन तो क्या होगी, एफ इंटरसेक्शन जो जी की डोमेन होगी, जो एफ की डोमेन होगी और जो जी की डोमेन होगी, उन दोनों के इंटरसेक्शन की जो डोमेन आएगी वो हमारी किसकी डोमेन हो जाएगी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी और एफ इंटू जी। लेकिन एफ बाई जी में वो एलिमेंट नहीं आएंगे जिसके ऊपर हमारा क्या है, जी एक्स हमारा क्या होता है, ज़ीरो। यानी कि ये एक्स में से वो एलिमेंट हटा देंगे जहाँ पे हमारा जी एक्स ज़ीरो होता है, तो डोमेन क्या होगी, एक्स माइनस दोज एलिमेंट ऑफ एक्स वेयर जी एक्स इज़ ज़ीरो। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जहाँ पे आपका जी एक्स नॉन ज़ीरो होगा वही आपकी डोमेन होगी, और रेंज तो आपकी कोडोमेन तो आपकी रियल नंबर से रियल नंबर तक जा ही रही है। ठीक है फ्रेंड। अब अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो, एफ कोई फंक्शन है आपका एक्स टू आर, तो कोई भी कांस्टेंट, सी कोई भी कांस्टेंट है या स्केलर वेरिएबल है, तो ये भी आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। कैसे डिफाइन होगा, सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और क्या लग जाएगा, सी टाइम एफ ऑफ एक्स आपका लग जाएगा। हुई चीज़ें क्लियर एकदम अच्छे से। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ फंक्शंस की डेफिनेशन। ठीक है, अब दो फंक्शन और कर लेते हैं हमारे जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में हैं। ठीक है, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। आज हम बेसिक्स करेंगे, जितना हो सके उतना बेसिक्स करेंगे, क्वेश्चन तो हम फिर भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए साथ के साथ वैसे एग्जांपल दे तो रही हूँ मैं क्वेश्चंस के, यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही है कि फंक्शन हमारा होता है या नहीं होता है। ठीक है, डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल पूछ ले, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछ ले, दो फंक्शन एडिशन कर रखा है उनकी डोमेन पूछ ले। ठीक है, तो क्या क्या डोमेन हो सकती है हमारी, वो चीज़ें हमें लिख रही हैं। ठीक है, अब देखिए एक आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नाम तो सुना होगा आपने 11th क्लास में, है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कि जो फंक्शन हमारा किसके साथ एसोसिएट होता है, ए रेज़ टू दी पावर एक्स के साथ एसोसिएट होता है। ए वहाँ पे क्या हो सकता है वो देखना, ए की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, द फंक्शन which associates the number a raised to the power x to each number x। कहने का मतलब क्या है कि जो फंक्शन a की पावर x के साथ एसोसिएट करता है, किसको, x को किसके साथ एसोसिएट करता है, a की पावर x को। यानी कि एसोसिएट करने का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। यही मतलब हुआ ना कि द फंक्शन विच एसोसिएट द नंबर, इस नंबर को किसके साथ एसोसिएट कर रहा है, हर एक एक्स के साथ एसोसिएट कर रहा है, हर एक एक्स के साथ। यानी कि एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, आपका फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए, और ये हमारा रियल नंबर से रियल नंबर पे जाएगा, रियल नंबर से रियल नंबर पे एग्जिस्ट करेगा फंक्शन। और क्या होएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। और ए पे कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो देखिए। अब आप कहोगे कि ये कंडीशन क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए। ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्यों ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्यों ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ये फंक्शन है आपका कोई भी, मान लीजिए ये y है, y का नाम दे दिया मैंने, y इज इक्वल टू ए की पावर x। ठीक है फ्रेंड्स, अब a की वैल्यू 1 क्यों होनी चाहिए और क्यों नहीं होनी चाहिए वो देखिए। अगर मैं इसके दोनों साइड क्या लगा दूँ, लॉग लगा दूँ, अगर इसके दोनों साइड हम लॉग लगाते हो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log y, और यहाँ से क्या आ जाएगा, log ऑफ a की पावर x। एक बार ध्यान से देखिए कि क्यों ये कंडीशन दी है इसने, वो चीज़ें बता रही हूँ मैं। अब जो पावर में होता है, अगर log है और उसकी पावर में x है, तो वो आपका x कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, log ऑफ a आपके पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करें हम
यहाँ से अगर करें हम तो क्या आएगा हमारे पास, इस log a को आप इधर ले आइए, नीचे ले आइए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ y बाय log ऑफ a इज इक्वल टू एक्स। यानी कि इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, log ऑफ a y इज इक्वल टू एक्स। मेरा करवाने का मतलब यही था कि ये कैसे होता है, ये log a हमारा इधर कैसे आ जाता है, ये ऐसे आता है जब भी आपका log, आपका ये प्रॉपर्टी होती है कि log m बाय log n होता है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं log m बाय log ऑफ n। ये log n कहाँ चला जाता है, बेस में चला जाता है, किसके, log के बेस में चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हमारा a 0 हो गया, अगर हमारा a 0 हो गया तो log 1 हमारा, सॉरी, अगर हमारा a 1 हो गया तो log 1 क्या होता है, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 1 बाय 0 क्या बन गया, इनफाइनाइट बन गया। लेकिन x, यानी कि x तो क्या बन गया हमारा, इनफाइनाइट। लेकिन ये तो क्या है, x तो हमारा कहाँ से आ रहा है, डोमेन के अंदर से। तो डोमेन तो डिफाइन होनी चाहिए ना, जब वो डोमेन ही हमारी डिफाइन नहीं होगी, वही हमारी इन्फिनिटी आ जाएगी, तो फंक्शन कहाँ से डिफाइन करेंगे हम। तो यानी कि a हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, a ग्रेटर देन 0 क्यों होना चाहिए, लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता, वो भी देख लीजिए। a लेस देन 0 अगर हो गया, यहीं पे देख लीजिए, log a आया। अब -1, अगर हमारा a लेस देन 0 हो गया तो log ऑफ नेगेटिव कभी भी आपका डिफाइंड नहीं होता है। नेगेटिव वैल्यू का log कभी भी डिफाइंड नहीं होता है, वो अनडिफाइंड होता है हमारा। इसलिए a की वैल्यू हमारी ना तो क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और ना ही हमारी a की वैल्यू क्या हो सकती है, इज इक्वल टू 1 हो सकती है। हुई चीज़ें क्लियर आपकी एकदम से, अच्छे से, बिल्कुल ठीक है, कर लेंगे। चलिए, ये था हमारा। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसके रेंज में क्या क्या आएंगे, देखिए रेंज में क्या क्या आएंगे। अब डोमेन तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो रेंज में क्या आएंगे, सारे के सारे आपके क्या आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। कैसे रियल नंबर आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर। जैसे जैसे आप वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे a की वैल्यू तो है ही ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लीजिए आप, यानी कि डिनोमिनेटर 1 बाय कुछ आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आ सकती है, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं होएगी, कभी भी नहीं होएगी नेगेटिव वैल्यू, हमेशा क्या आएगी, इसकी रेंज पॉजिटिव आएगी। ठीक है, ये था हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन a⁻x की बात हम कर रहे थे। अब जो हमारा बेसिक, सॉरी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब जो हमारा बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसका बेस हम 10 मान के चलते हैं, इसका बेस तो क्या है हमारा, a है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस क्या है हमारा, a है। इसको हम बोलते हैं बेस, इसको हम बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, 8th 9th क्लास में आती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमारा जो बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जिसको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू e⁻x। ये हमारा जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और इसका बेस क्या होता है हमारा, इसका बेस हमारा क्या होता है, 10 होता है। क्या होता है इसका बेस हमारा, 10। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम, बेस 10 को हम किससे डिनोट कर देते हैं, e से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और e की वैल्यू की बात करें तो e की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ये जो e है ना, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस e की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 2 और 3 के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो इस e को हमने क्या मान लिया, बेस मान लिया। इस e को बेस मान के जो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, जो नंबर x के साथ एसोसिएट करेगा, वो हमारा कैसा फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कैसा फंक्शन होएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होएगा। ठीक है, कि द फंक्शन with base 10 is called common exponential function, common exponential function। आई चीज़ें समझ में, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि अब ये जो चीज़ है ना, e⁻x हमेशा किसकी, e किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। यानी कि ये हमारा 1 भी नहीं है और ये हमारा 0 से छोटा भी नहीं है, यानी कि दोनों ही कंडीशन हमारी होल्ड कर रहा है। ये हमारा क्या होता है, बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा होता है। ठीक है, एक छोटा सा और कर लेते हैं, बस लॉगरिथमिक फंक्शन और देख लीजिए क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन हो, f(x) इज इक्वल टू log ऑफ ax। a यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, a यहाँ पे ये बेसिक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, और a की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है। लेकिन क्या नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू, ना तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए और ना ही a की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि लॉग नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, लॉग नेगेटिव डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डोमेन की बात करें इसके अंदर, तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन यानी कि एक्स की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम, एक्स की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती, ज़ीरो नहीं हो सकती, एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी ना, तो log ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी होता है, log ज़ीरो हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है, log ज़ीरो ही अगर आप समझ गई, log वन हमारा क्या होता है ज़ीरो, log ज़ीरो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ज़ीरो और वन के बीच में भी बहुत सारी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो नेगेटिव पे तो हमारा वैसे ही डिफाइन नहीं हुआ है ना, तो यानी कि एक्स हमारे सारे के क्या होंगे, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक्स हमारा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी हमारी, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ये ज़ीरो भी इंक्लूड नहीं होगा, ज़ीरो इंक्लूड हो जाएगा तो हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या, log ऑफ ए एक्स है, अगर एक्स को हमने ज़ीरो पुट कर दिया यहाँ पे, तो log ज़ीरो हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, वो तो हमारा फंक्शन ही डिफाइन नहीं हुआ। समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, तो यानी कि हमारा ये चीज़ एक्स क्या होना चाहिए, हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो हमारा होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी क्या, फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होते हैं। और इसकी इमेज की बात करें तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे रियल नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपका लेक्चर आज समझ आया होगा, आज का लेक्चर आपको। ठीक है, फिर भी अगर कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ये मेरा आज का बेसिक लेक्चर था फंक्शन को समझाने का। ठीक है, उसके बाद हमारे रहते हैं 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव, जिसको हम 1-1 ऑन टू होंगे, मैनी वन होंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अभी ये जो मैंने करवाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार इनकी रेंज पूछ लेता है, कई बार डोमेन पूछ लेता है, कई बार बेस पूछ लेता है, कई बार इस ई की वैल्यू ही पूछ लेता है, वो की वैल्यू किसके और किसके बीच में लाई करती है। तो ये बेसिक्स आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और जो आज मैंने टाइप के फंक्शन करवाए, आपको ग्राफिकली जो ग्राफ बना के दिखाए हैं, वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन नहीं है, और है तो उसका रीज़न बताइए 1 मार्क्स में। तो बहुत हेल्प करेगा आपकी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 12th क्लास में भी आएंगे यहाँ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।